Good morning, my dear students, and welcome in Business Studies class of 11th November 2020. And today we shall start insurance. And banking services we have just finished. Insurance now. तो इंश्योरेंस क्या होता है? तो इंश्योरेंस हमें रिस्क कवर करके देता है, यानी कि अगर हमें रिस्क जो है एक फैक्टर है कॉमर्स में, जो है रिस्क का, जो हम जानते हैं कि रिस्क अगर आपको है तो वो इंश्योरेंस कवर करेगा। एंड रिस्क क्या है? तो रिस्क डैमेज, बिजनेस में डैमेज का रिस्क हो सकता है, डिस्ट्रक्शन का रिस्क हो सकता है, और लाइफ और ह्यूमन बीइंग के लिए तो लाइफ का रिस्क है, हेल्थ का रिस्क है। रिस्क बहुत तरह का, जैसे कि मान लीजिए आप बिजनेस में समंदर से यात्रा करके सामान मंगवाया जाता है एक जगह से दूसरे जगह से। मान लीजिए कि यूरोप से इंडिया आ रहा है समंदर के रास्ते, तो समंदर के रास्ते में क्या हो सकता है? शिपिंग कर सकता है, यानी जहाज़ डूब सकता है, अथवा उसको कोई लूट सकता है, अथवा उसको कोई आप कह सकते हैं कि उसका कार्गो में सामान जो है तूफान की वजह से ख़राब हो सकता है। तो तरह तरह का रिस्क है। सिमिलरली इनलैंड ट्रांसपोर्ट जो होता है हमारा, मान लो हम ट्रक से सामान लेके आ रहे हैं, बीच में कुछ हो सकता है, तो ये सारा जो रिस्क फैक्टर है उससे बचने के लिए एक कॉमर्स में एक फंक्शन है, एंड दैट फंक्शन इज नोन एज इंश्योरेंस फंक्शन। तो इंश्योरेंस फंक्शंस रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, यानी ये जो है रिस्क का हिंड्रेंस को रिमूव कर देता है, हटा देता है। आप लोग जो है इंश्योरेंस के बारे में ज़रूर सुने होंगे अपने मम्मी और पापा के मुंह से। तो वो रिस्क जो है वो लाइफ रिस्क के बारे में सुनेंगे, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में आप लोग सुने होंगे। लेकिन इंश्योरेंस बहुत तरह का होता है। हेल्थ इंश्योरेंस होता है, आपकी संपत्ति का इंश्योरेंस होता है, आपके व्हीकल का इंश्योरेंस होता है, आपका अभी जो मैंने आपको बताया वॉयज यानी समुद्री यात्रा जो होता है उसका भी रिस्क होता है। समंदर में जो जहाज़ होता है, जहाज़ का भी एक हल इंश्योरेंस होता है। तो क्रॉप, अभी तो देखिए क्रॉप इंश्योरेंस हो गया है, यानी कि अगर आपका फसल नष्ट हो गया तो क्रॉप इंश्योरेंस करवा लीजिए। तो इंश्योरेंस जो है लाइफ में आपको रिस्क को जो है वो रिस्क को ये करता है, रिस्क का जो हिंड्रेंस है यानी रिस्क की बाधा को जो है इंश्योरेंस वो है दूर कर देता है। तो हम पूरी तरह से आज इंश्योरेंस के बारे में आज पढ़ेंगे। तो इंश्योरेंस क्या है? तो आप लिख सकते हैं कि इंश्योरेंस इज दैट फंक्शन ऑफ कॉमर्स विच रिमूव्स द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, वो रिस्क की बाधा को दूर कर देता है। आप इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस का जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है। कुछ प्रिंसिपल्स देखिए, हर जैसे अकाउंट्स प्रिंसिपल्स पर काम करता है, ठीक उसी प्रकार इंश्योरेंस, यानी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस नहीं, एवरी टाइप ऑफ इंश्योरेंस। जब फायर, देखिए एक तरह का और इंश्योरेंस होता है फायर इंश्योरेंस, तो हर तरह का इंश्योरेंस जो है, फायर इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे मैरीन इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे क्रॉप इंश्योरेंस हो, हर तरह का इंश्योरेंस जो है कुछ प्रिंसिपल्स के को फॉलो करता है, प्रिंसिपल्स पे काम करता है। वही प्रिंसिपल्स को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो आज हम लोग उसी को भी हम लोग पढ़ेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो चलिए इसमें पॉइंट वाइज हम लोग स्टडी करेंगे इसका, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो वो इंश्योरेंस का जो है ये पॉइंट वाइज करके देगा। इससे पहले अब हम लोग आइए फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस को देख लेते हैं पॉइंट वाइज, देन हम लोग क्या कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस को देखते हैं। तो ये प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी, यानी आपको एक निश्चितता प्रदान करता है कि आप निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब अगर ऐसा कुछ लॉस होता है तब हमें जो है ये इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। तो ये प्रोवाइड इन सर्टेनिटी है। इंश्योरेंस प्रोवाइड सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। दीज आर अनसर्टेनिटीज ऑफ हैपनिंग्स ऑफ टाइम एंड अमाउंट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस रिमूव्स द दीज अनसर्टेनिटीज एंड एश्योर्ड रिसीव्स पेमेंट, यानी कि आपको पता चल जाता है कि नहीं, अब जो भी होगा लॉस वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा और हमें जो है इसका जो पूरा पैसा है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको देखिए देखता है प्रोटेक्शन। द सेकेंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉस। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क, यानी इंश्योरेंस घटना को घटित होने से नहीं रोक सकता है, लेकिन अगर घटना घटित हो जाए तो वो आपको उसका जो लॉस है उसकी भरपाई कर देता है।
नंबर थर्ड है रिस्क शेयरिंग, डेफिनेटली ये रिस्क शेयर कर लेता है इंश्योरेंस। वन ऑफ द ऑन द हैपनिंग ऑफ रिस्क इवेंट द लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पर्सन्स एक्सपोज टू इट, द शेयर इज ऑब्टेन फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय वे ऑफ प्रीमियम्स। यानी कि रिस्क जो है शेयर हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा के पूरा कंपनी ही रिस्क शेयर करती है, जो इंश्योरेंस कंपनी है वही रिस्क लेती है, ऐसी बात नहीं है। और अगर नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट्स हुआ, घटना नहीं घटित हुई, तो हमारा प्रीमियम तो हम तो भरते हैं उसके लिए, तो वो भी हमारा जो है एक प्रकार का हम लोग शेयर कर रहे हैं रिस्क भी। तो पैसा, कुछ पैसा हम इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी हमको जो है ढांढस बनाती है कि अगर कुछ लॉस हुआ तो हम आपको लॉस का भरपाई कर देंगे। फिर असिस्टेंट इन कैपिटल फॉर्मेशन, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC ऑफ इंडिया, उसके पास इतना पैसा आ गया है प्रीमियम के रूप में कि वो इस पैसे से कैपिटल फॉर्म करती है, लोन भी देने लगी है। तो ये आपको अनदर फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस की, जिसके पास कंपनी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है, तो कंपनी कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करती है, कैपिटल फॉर्म करती है। उसके अलावा और लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी जो है उसमें क्या होता है कि अगर नॉन हैपनिंग यानी कि आपकी मृत्यु अगर नहीं होती तो एक सर्टेन टाइम के बाद 10 ईयर, 15 ईयर, 20 ईयर, जितना का भी आपने इंश्योरेंस करवाया है, उसके बाद आपको एक लमसम अमाउंट दिया जाता है, तो वो भी आपका कैपिटल बिल्डअप में सहायता प्रदान करता है। तो दोनों तरह से, यानी कि कस्टमर है तो उसको भी एक लमसम अमाउंट मिल जाता है, तो वो भी कैपिटल बिल्डअप में सहायता करता है। और ऐसे कंपनी के पास जो पैसा आ जाता है तो वो भी आपको सहायता प्रदान करता है। अब आइए प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस है। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस देखिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो था उसमें ये बताया गया है कि इंश्योरेंस का काम लॉस को आपको शेयर करना है, कि अगर कोई लॉस होता है तो इंश्योरेंस के पहले जैसी स्थिति में जो वस्तु थी उसको उसी स्थिति में लेकर आता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पूरा आपको नया कर देगा, पूरा नया नहीं करेगा। मतलब अगर उस वैसी स्थिति में लाने के लिए अब उसको नहीं लाया जा सकता है, इसके लिए नया सामान देना पड़ेगा, तब नया सामान देता है। तो वो हो गया एक चीज़। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस 1 बाय 1 करके कि वो क्या है हमारा। तो सबसे पहला जो इंश्योरेंस का है वो प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ। अटमोस्ट गुड फेथ मतलब दोनों साइड। देखिए मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पे इससे पहले कि एक होता है इंश्योरर, दूसरा पार्टी होता है इंश्योर्ड, और थर्ड होता है इंश्योरेंस। ये तीनों को मैं कर देता हूँ। इंश्योरर का मतलब होता है जो कंपनी या जो बिजनेस या जो पार्टी इंश्योरेंस करती है, करने वाला, यानी ये प्रीमियम लेती है और बदले में आपका रिस्क को शेयर करने का काम करती है, रिस्क को भरपाई करने का काम करती है। जनरली अब जैसे कि LIC, GIC है ना, और भी बहुत सारा प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है। तो इंश्योरेंस कंपनी को हम लोग बोलेंगे इंश्योरर। इंश्योरर का मतलब होता है इंश्योरेंस करने वाला। इंश्योर्ड का मतलब होता है जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है उसका मतलब हो गया इंश्योर्ड। अगर आपने सामान के लिए, वस्तु के लिए इंश्योरेंस लिया है तो वस्तु इंश्योर्ड हो जाएगा। आप अपने लाइफ के लिए अगर इंश्योरेंस लिए हैं आप, तो आपका लाइफ इंश्योर्ड कहलाएगा। अगर आप किसी बिल्डिंग, किसी ब्रिज या किसी यात्रा, किसी व्हीकल, जिस चीज़ के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है वो इंश्योर्ड कहलाएगा। इसमें व्हीकल आप सबसे अच्छा आपको लगेगा कि मोटरसाइकिल, आप जानते हैं मोटरसाइकिल आप बहुत यहाँ पे मैं देखता हूँ मशरक में बहुत सारे युवा लोग बड़े चाव से चलाते हैं मोटरसाइकिल। तो ये मोटरसाइकिल का आप अगर बीमा करवाते हैं तो वो इंश्योर्ड कहलाएगा, मोटरसाइकिल इंश्योर्ड कहलाएगा। जिस कंपनी से आप बीमा करवा रहे हैं उसको हम लोग कहेंगे इंश्योरर। और इंश्योरेंस क्या है, तो इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट आप कह सकते हैं। इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट है जिस एग्रीमेंट में दोनों पार्टी यानी इंश्योर्ड और इंश्योर्ड दोनों का साइन होता है, और दोनों पार्टी साइन करके वो कॉन्ट्रैक्ट में इंटर करते हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम लोग दोनों का क्या क्या रोल होगा। दैट एग्रीमेंट इज नोन एज इंश्योरेंस। तो 3 चीज़ है इसमें। और आप एक और चीज़ समझ सकते हैं, हैपनिंग ऑफ इवेंट। इसमें ये सब वर्ड आएगा, हैपनिंग ऑफ इवेंट।
हैपनिंग ऑफ इवेंट। हैपनिंग ऑफ इवेंट का मतलब होता है घटना का घटित होना, और नॉन अगर हो गया, अगर नॉन हैपनिंग हुआ यानी कि घटना घटित ही नहीं हुई। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बाइक का इंश्योरेंस कराया कि अगर बाइक का एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उस समय कुछ पैसा देगी, लेकिन मान लीजिए बाइक का इंश्योरेंस कभी हुआ ही नहीं, बाइक का एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं, तो वो नॉन हैपनिंग हो गया। और मान लीजिए कि 1 साल के बाद ही सीरियस डैमेज हो गया बाइक को या व्हीकल को सीरियस डैमेज हुआ, तो वो कहलाएगा हैपनिंग ऑफ इवेंट, यानी घटना का घटित हो जाना। मान लीजिए आपने लाइफ इंश्योरेंस करवाया और आपकी मृत्यु हुई ही नहीं, यानी आप जिंदा ही हैं, यानी लाइफ रिस्क हुआ ही नहीं आपको कभी, देन इट इज़ नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। और अगर आपकी मृत्यु हो गई देन इट इज़ हैपनिंग ऑफ द इवेंट। ये एक चीज़ हो गया ये। फिर आप और जैसा जैसा आएगा, जैसा कि हम लोग करते जाएंगे, तो ये आइए अटमोस्ट गुड फेथ में हम लोग हैं। अटमोस्ट गुड फेथ में दोनों पार्टी यानी इंश्योर्ड और इंश्योरर दोनों एक दूसरे पर पूरा विश्वास करते, अपनी सच्चाई बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, both parties insured and insurer trust each other fully and they hide nothing from each other, यानी एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते हैं। ना इंश्योर्ड छुपाता है, ना इंश्योरर छुपाता, ना इंश्योरर छुपाता है। इंश्योरर भी आपका उसको कहना पहला ही प्रिंसिपल ये बोलता है कि इंश्योरेंस में जो है आपके पास एजेंट आता है इंश्योरेंस लेके, तो उसको इंश्योरेंस के एग्रीमेंट का हर एक पॉइंट खुलकर समझा देना पड़ेगा, बोलकर बता देना पड़ेगा कि आप जो अगर इंश्योरेंस कर रहे हैं तो आपको ऐसा ऐसा कंडीशन है, आप अगर एग्री हैं तो कीजिए। ठीक उसी प्रकार जो इंश्योर्ड है वो भी अपने सामान का डिफ़ॉल्ट जो भी है, डिफेक्ट्स है, उसको नहीं छुपाएगा। सारा के सारा उस सामान के बारे में, मान लीजिए एक सामान के बारे में ले रहा है, डिफेक्टिव सामान है, तो सारा डिफेक्ट को बताएगा। सिमिलरली अपन लोग हेल्थ इंश्योरेंस में चलते हैं, इसका उदाहरण लेते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस में बीमा कंपनी भी नहीं छुपाएगी कि अगर आपको ऐसी बीमारी हो जाती है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, कब मिलेगा, कितने लेट से मिलेगा, आप किस किस हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकते हैं, सारा चीज़ बताएगी। ठीक उसी प्रकार जो आदमी है जो हेल्थ इंश्योरेंस लेने वाला है, उसको भी अपने सारे बीमारी के बारे में जो उसको पता है वो बताना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कुछ भी पता चलता आगे जाके कि नहीं उसके पास एक सीरियस बीमारी थी लेकिन उसने नहीं बताया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, यानी व्यर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, और उसमें जो है इंश्योर्ड को लॉस होता है क्योंकि उसको पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया ऑटमोस्ट गुड फेथ। नाउ पॉइंट नंबर 2 आते हैं हम लोग, इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें बोलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल कहने का मतलब जो इंश्योर हो रहा होने के योग्य हो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब कि इंश्योर्ड यानी जो इंश्योरेंस लेने वाला है, देने वाला नहीं, जो लेने वाला है उसका जिस चीज़ के लिए वो ले रहा है इंश्योरेंस, जिस सामान के लिए ले रहा है, चाहे जिस लाइफ के लिए ले रहा है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट जुड़ा होना चाहिए। कोई मैल इंटरेस्ट नहीं होना। मैल इंटरेस्ट मतलब कोई गलत नियत का भावना से जो है आप नहीं लीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि एक आदमी जो है, एक व्यवसायी है, अपने कपड़े की दुकान का इंश्योरेंस ये सोच कर ले कि मान लीजिए कि भविष्य में कभी यहाँ आग लग गया तो सारा कपड़ा जल जाएगा हमारा, तो वो जलने के बाद हमारा स्थिति क्या होगा, हमारा लाइफ ख़त्म हो जाएगा, हमारा कर्ज हो जाएगा, बहुत सारा पॉइंट है। तो वो अगर इससे बचने के लिए अगर इंश्योरेंस ले रहा है देन इट इज़ गुड। और मान लीजिए कि उसके बगल वाला दुकान वाला है, वो सोचता है कि इसका जो है दुकान जल जाए, उसका जल जाए, ये बचे नहीं, इसका लॉस हो जाए, और इसके लिए वो चाहता है कि हम इंश्योरेंस लें इसका, यानी मेरे साथ इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इस सामान का मेरे साथ कोई लगाव नहीं है, जुड़ाव नहीं है, तो वो इंटरेस्ट नहीं ले सकता है, वो इंश्योरेंस नहीं ले सकता है। तो इंश्योरेंस ये वाला जो पॉइंट है ये बताता है कि इंश्योरेंस लेने वाला, यानी इंश्योरेंस लेने वाला जो है वो जिस चीज़ के लिए इंश्योरेंस ले रहा है उसके प्रति उसका कोई संबंध होना चाहिए, कोई इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉन इंटरेस्ट है तो मैल इंटेंशन का पता चलता है कि ये लेगा क्यों, कारण क्या है लेने का। तो इसके अंदर अगर इंटरेस्ट, इसके साथ कोई जुड़ाव नहीं है, तो वो आदमी अगर ले रहा है तो उसके अंदर मैल इंटरेस्ट है। तो इन सेकेंड पॉइंट जो यही बोला जाता है कि
एक सही भावना से जो है इंश्योरेंस लेना चाहिए। आपके अंदर कोई गलत इंटेंशन नहीं होना चाहिए, और तभी होगा जब हम जो है हमारे से उसका कोई संबंध होगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि मैं अपने बच्चे के लिए लाइफ इंश्योरेंस ले रहा हूँ, अपने बच्चे के लिए ले रहा हूँ, मैं अपने पुत्र के लिए ले रहा हूँ, तो इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ है, यानी मैं उसके लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, लाइफ के बारे में केयर कर रहा हूँ। लेकिन मैं अगर पड़ोसी के बच्चे के लिए इंश्योरेंस लूँ तो एक क्वेश्चन मार्क है। अगर कुछ हैपनिंग ऑफ इवेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी वाला तुरंत क्वेश्चन करेगा कि आपके तो इसके साथ कोई संबंध ही नहीं है। इसका मतलब आपने इंश्योरेंस लिया तो आपके मन में चल रहा था कि अरे क्या होगा, अगर ये मर जाएगा तो पैसा तो मुझे मिल जाएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये उस समय जो है वो रिवोक करेगा, उसको वाइड करेगा, बोलेगा कि आप जो इसके साथ कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट था ही नहीं और आपने इंश्योरेंस ले लिया है, इसका मतलब आप जो है आपके अंदर मैल इंटरेस्ट है, तो वो जो है वो वाइड हो जाएगा। तो इसमें आपको बहुत सारे चीज़, जैसे कि मान लीजिए फैक्ट्री है, क्वेश्चन उठता है कि फैक्ट्री में काम करने वाला हर एक मजदूर उसके साथ एसोसिएटेड है। अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है तो हो सकता है कि हर एक मजदूर को नुकसान हो, तो वो मजदूर उसके लिए इंश्योरेंस ले सकता है, फायर इंश्योरेंस कर सकता है, या हर एक मजदूर के तनख्वाह में से कुछ ना कुछ फायर इंश्योरेंस का एक मालिक काट सकता है, बिकॉज उसके साथ उसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से जो है ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट पॉइंट है। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3, इंडेमनिटी प्रिंसिपल। इंडेमनिटी प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल है और लाइफ इंश्योरेंस में फॉलो भी नहीं होता है। होता क्या इंडेमनिटी, मैं इसको पढ़ के आपको बताता हूँ। ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ फायर एंड और मरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। फायर और मरीन यानी कि आग और समंदर यानी समुद्री वाला जो इंश्योरेंस है वो सब इंडेमनिटी का है। अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event against insurance। इसका कहने का ये अर्थ है कि हैपनिंग ऑफ इवेंट यानी जिस घटना के लिए इंश्योरेंस लिया जा रहा हो, उस घटना के घटित होने से जस्ट पहले, इमीडिएट बिफोर, जस्ट पहले उस वस्तु की जो स्थिति थी उसी स्थिति में जो है घटना के घटित होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर वो सामान को पहुंचा देगा। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि एक मशीन है और मशीन 10 साल पुराना है और मशीन का कीमत 1 करोड़ रुपया था और उसका इंश्योरेंस लिया गया। 10 साल के बाद उसका जो है धीरे धीरे उसमें डेप्रिसिएशन होना चालू हुआ और 10 साल के बाद उसका कीमत मात्र 50 लाख रुपया रह गया, क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन हो चुका है। अब मान लीजिए 10 साल के बाद उसमें आग लगी, तो आग लगने के बाद इंश्योर्ड ये नहीं कह सकता है कि इसका कीमत तो 1 करोड़ रुपया था, अब आपको 1 करोड़ रुपया देना पड़ेगा। नहीं, ऐसा बात नहीं है। इंडेमनिटी प्रिंसिपल बोलता है जस्ट बिफोर, जैसी स्थिति पहले थी वैसी, यानी 50 लाख तक का जो आपका मशीन था अगर बनने लायक है तो उसको बनवा दिया जाएगा, और अगर बिल्कुल बनने लायक नहीं है, पूरा जल के खाक ही हो गया, एकदम खत्म ही हो गया है, तो आपको 50 लाख रुपये दिए जाएंगे, क्योंकि उस वक्त उसकी कीमत बुक वैल्यू जो है 50 लाख रुपए थी। यानी जैसा घटना के घटित होने के पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति में आपको पहुंचा दिया जाएगा। यानी इंश्योरेंस में किसी भी प्रकार से इंश्योर्ड जो है यानी जो इंश्योरेंस लेने वाला आदमी है उसको 1 रुपये का प्रॉफिट भी ना होने पाए, इसका इंश्योरेंस कंपनी ध्यान रखती है, 1 रुपये का भी प्रॉफिट नहीं हो। क्रॉप इंश्योरेंस देखिए, क्रॉप इंश्योरेंस यानी जो किसान लोग फसल बीमा करवाते हैं, इंश्योरेंस लेते समय प्रीमियम भी भर देते हैं, लेकिन जब पैसा रिटर्न में लेने जाते हैं तो कितना झमेला उसको होता है। यानी इंश्योरेंस कंपनी ये देखती है कि किसान को 1 भी रुपया फ़ायदा नहीं हो, ज़्यादातर उसको लॉस हो जाए तो हो जाए, लेकिन उसको एक फ़ायदा नहीं हो, और जो उसको पैसा बनता है वो भी नहीं देती है, और उसमें बहुत सारा पेपर का डिमांड करती है, और ऐसे में जो है किसान खुद ही चला जाता है। तो इंडेमनिटी प्रिंसिपल वैसा ही होता है, यानी कि जितना लाइफ फायर इंश्योरेंस है, आग लगने के पहले जो वस्तु की स्थिति थी उसी स्थिति में आग लगने के बाद इंश्योरेंस कंपनी उस वस्तु को उसी स्थिति पे लाके छोड़ देगी। मरीन इंश्योरेंस में भी यही होता है। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, लाइफ हम लोग जानते हैं कि मृत्यु के बाद कोई भी जीवन बीमा कंपनी जीवन लौटा नहीं सकती है। यानी हैपनिंग ऑफ इवेंट के जो पहले जो स्थिति थी वस्तु की, यानी जो जिंदा था आदमी,
उसको हैपनिंग ऑफ इवेंट होने के बाद यानी मृत्यु के बाद वो जीवन जिंदा नहीं हो सकता, वो कंपनी उसको जीवित नहीं कर सकती है। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में इंडेमनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। ये बात को ध्यान दीजिए, हमेशा बहुत क्वेश्चन आता है कि वेदर इंडेमनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस, तो हमारा आंसर होगा नेवर, कभी नहीं, कभी हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में आइए, एंड दैट इज प्रॉक्सिमेट कॉज। प्रॉक्सिमेट कॉज क्या कहता है कि प्रॉक्सिमेट मतलब होता है नियर कॉज, यानी जो हैपनिंग ऑफ इवेंट है वो बिल्कुल उसी कारण से होना चाहिए जिस कारण से इंश्योरेंस लिया गया हो, है ना। आप एक जो ओ माई गॉड जो पिक्चर है उसमें इंश्योरेंस का ही पूरा खेला है, तो उसमें आप देखिएगा कि उस पिक्चर में क्या कहा गया है। हालांकि वो पिक्चर है बिल्कुल रियलिटी से बिल्कुल अलग है, लेकिन थोड़ा समझने के लिए काफ़ी है कि मान लीजिए कि वहाँ पे लिखा हुआ है कॉज में कि अगर आपका दुकान डैमेज होता है हैपनिंग ऑफ द गॉड, हैपनिंग ऑफ द गॉड में तो एवरीथिंग आ जाता है, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, आग लगना हैपनिंग ऑफ द इवेंट नहीं हो सकता है, सॉरी क्या बोलते हैं, मतलब कि गॉड कॉज नहीं हो सकता है, यानी नेचुरल कॉज नहीं हो सकता है कोई इंटेंशनली आग लगा दिया हो। लेकिन भूकंप जो है जिस पर कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी आदमी का कोई बस नहीं है, सुनामी है, बाढ़ है, तो इस तरह की चीज़ें हैपनिंग ऑफ द गॉड क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो, तो वो गॉड के वजह से हुआ है। तो हम जो है वो हम लोग नियर कॉज ढूंढने का कोशिश करते हैं कि इसका सबसे, इस डैमेज के होने का जो सबसे निकटवर्ती कारण है और जो क्लॉज यानी जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ वो मैच करना चाहिए। और मान लीजिए इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ, मान लीजिए कि एक शिप जा रहा है, एक समंदर में जहाज़ जा रहा है और जहाज़ का इंश्योरेंस करवाया गया है कि वो जहाज़ जो है अगर डूब जाता है समंदर के फैक्टर की वजह से, यानी तूफान से डूब जाए, तो कंपनी उसको पैसा देगी। या शिप टूट जाए, समझो एक शिप टूट जाए, किसी तरह से चट्टान से टकरा के टूट जाए, तब वो कंपनी पैसा देगी, ओके। और ये जहाज़ जा रहा है और रास्ते में पता चला कि न चट्टान से टकराया और न समंदर का तूफान उसको डुबाया, उसके डिज़ाइन में कुछ गड़बड़ी थी जिसकी वजह से उसके जो नीचे का हिस्सा है उसमें बहुत बड़ा छेद हो गया, मटेरियल कमज़ोर था और वो छेद होने की वजह से उसमें पानी भर गया और इसकी वजह से जहाज़ डूब गया। तो इंश्योरेंस कंपनी लायबल नहीं है, क्योंकि जहाज़ डूबा तो सही, हैपनिंग ऑफ द इवेंट हुआ, जहाज़ डूबा, लेकिन जो उसका कारण था, जो प्रॉक्सिमेट कॉज था, वो कहीं कहीं भी नियर कॉज नहीं है। ना तो समंदर में तूफान आया, न जहाज़ किसी चट्टान से टकराया, यानी कोई कॉज नहीं है, ये कॉज डिफरेंट कॉज है, इसीलिए बीमा कंपनी पैसा नहीं देगी। तो दिस इज प्रॉक्सिमेट कॉज। पॉइंट नंबर 4, सब्रोगेशन। सब्रोगेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसका सब्रोगेशन एंड कंट्रीब्यूशन एंड मिटिगेशन, तो यही हमारा बचा हुआ है। तो सब्रोगेशन में हम लोग चलते हैं। सब्रोगेशन क्या बोलता है कि इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू द स्टैंड इन द प्लेस ऑफ इंश्योर्ड आफ्टर सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम। देखिए इसका क्या बोलता है, इसका बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है। अमेरिका में बहुत सारा तूफ़ान आता है, यहाँ पे तो उतना नहीं आता है, बहुत तूफ़ान आता है अमेरिका में, तो वहाँ पे इंश्योरेंस बहुत होता है घर का, यानी प्रॉपर्टी का। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस लेना मुझे इतना ही समझते हैं क्योंकि इतना तूफ़ान नहीं आता है, लेकिन अमेरिका में तूफ़ान काफ़ी आता है। तो वहाँ पे जो घर बनाए जाते हैं वैसे एरिया में जहाँ काफ़ी तूफ़ान आता है, तो वहाँ पे आप देखिएगा लकड़ी का घर बनाया जाता है और परमानेंट सेटलमेंट, यानी बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं बनाया जाता, क्योंकि अगर उस तरह का तूफ़ान आएगा तो बिल्डिंग ही धराशायी हो जाएगा, तो उसको बनाने में और खर्च आएगा। तो वो लकड़ी का जो मकान होता है उसको वो ब्लो कर देता है, वो जो हवा आता है उसको ब्लो कर देता है, उड़ा देता है, बिल्कुल टूट फूट जाता है। तो देन इंश्योरेंस कंपनी जो है सब्रोगेशन के हिसाब से बोलता है कि ठीक है, हम आपको मकान का जो भी कॉस्ट आया था बनाने का, वो कॉस्ट हम आपको पे कर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है, जो टूटा फूटा जो मटेरियल बचा हुआ है उस पर जो है आपका अधिकार नहीं रहेगा। वो जो है जितना भी जो गार्बेज मटेरियल है वो सारा मटेरियल पर आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी का अधिकार हो जाएगा। यानी
अब इसका एक और उदाहरण दीजिए कि मान लीजिए आपने बाइक का चोरी होने का इंश्योरेंस कराया, कि आपने बाइक का चोरी होने का इंश्योरेंस कराया कि अगर मेरा बाइक चोरी हो जाता है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये एक उदाहरण है। तो इंश्योरेंस हो गया। अब आपकी बाइक चोरी हो गई, आपने थाना में जाके रिपोर्ट लिखवाया कि हाँ मेरी बाइक चोरी हो गई। उसके बाद आप इंश्योरेंस कंपनी के पास गए कि देखिए मैंने थाना में भी रिपोर्ट कर दिया है, मेरी बाइक यहाँ चोरी हो गई है। अब आप जो है आपको बाइक चोरी होने के पहले जो स्थिति थी वैसे ही आपको उतना रुपया देना पड़ेगा, चाहे उस तरह का बाइक देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि कंपनी ने उसको पैसे पे कर दिए। अब कुछ दिनों के बाद पता चला कि बाइक मिल गया। देन क्वेश्चन उठता है कि उस बाइक पर किसका हक होगा। तो वही बताता है ये सब्रोगेशन प्रिंसिपल कि नहीं, अब उस बाइक पर उस व्यक्ति का कोई हक नहीं है। उस बाइक पर जो मिला, बाइक चोरी के बाद जो बाइक मिला उस पर उसका हक है। किसका? इंश्योरेंस कंपनी का हक है। यानी सब्रोगेशन प्रिंसिपल के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार कि कंपनी, जो इंश्योरेंस कंपनी का ये फॉलो होता है कि किसी भी तरह से इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो इंश्योर्ड है, यानी जो इंश्योरेंस लेने वाला है, उसको 1 रुपया का भी बेनिफिट ना हो। ठीक है। देन आइए कंट्रीब्यूशन, पॉइंट नंबर 6। कंट्रीब्यूशन में क्या बोलता है कि आप मान लीजिए एक ही चीज़ के लिए, मान लो ये 5 लाख का है, 5 लाख का कोई सामान है, बिल्डिंग है या कोई वस्तु है जिसका आप फायर इंश्योरेंस लिए हैं आग से, और आप इसी चीज़ के लिए ए बीमा कंपनी, बी बीमा कंपनी और सी बीमा, उन्हें 3 कंपनी के पास से इंश्योरेंस करा लिए। और ये मैटर ऑफ फैक्ट जो है ए से छुपाया कि हमने बी और सी से करवाया है, बी और सी से भी छुपाया कि हमने ये 3 कंपनी से कराया है। आपके मन में क्या चल रहा है कि अगर मान लीजिए कि ये हैपनिंग ऑफ इवेंट हो तो ए कंपनी भी हमको दे, बी कंपनी भी दे, सी कंपनी भी दे, यानी हमको ट्रिपल फायदा हो जाए। तो कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, जैसा मैंने बोला कि कहीं से भी ऐसा नहीं है कि बेनिफिट हो जाए इंश्योर्ड को, तो ये कंट्रीब्यूशन प्रिंसिपल बोलता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है कि अगर आपने 4 कंपनी या 3 कंपनियां, एक से ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी से एक ही चीज़ के लिए बीमा करवाया है और हैपनिंग ऑफ द इवेंट हो जाए, तो जो लॉस का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ लॉस जो भी होगा उसको तीनों मिल के देगा। ऐसा नहीं है कि ये अलग से इतना देगा, ये अलग से देगा। अगर आपने मैटर ऑफ फैक्ट को छुपा भी लिया है तो एक तो अटमोस्ट ऑफ गुड फेथ आपका प्रिंसिपल के हिसाब से आपको पैसा नहीं दिया जा सकता है। दूसरा, अगर दिया जाने का अगर बात भी हो तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, यानी तीनों मिल के वो 5 लाख रुपया देगा आपको, न कि तीनों अलग अलग 5 15 लाख रुपया देगा। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में ये भी नहीं एप्लीकेबल है। आप मान लीजिए कि आपने लाइफ इंश्योरेंस अपना करवाया, 4 कंपनी से करवाया है, तो और एश्योरेंस यार आपकी मृत्यु नहीं हुई तो आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, यानी 10 या 15 साल जो भी है, इसके बाद चारों आपको जो पैसा आपने कॉन्ट्रैक्ट करवाया वो देगी। तो ये भी जो है कंट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट है ये मिटिगेशन। मिटिगेशन प्रिंसिपल जो बोलता है, मिटिगेट मतलब होता है मिनिमाइज, मिटिगेट मतलब होता है मिनिमाइज। ये कहता है कि मान लीजिए कि आप अपने दुकान का फायर इंश्योरेंस लिया और आपके सामने जो है आपको सूचना मिली कि आपके दुकान में आग लग गई है। देन आप कोई भी ऐसा एक्ट नहीं करेंगे कि आप ये नहीं सोचेंगे कि आप इस आग को भड़काइए, क्योंकि आपका तो इंश्योरेंस किया हुआ है। यानी आप चुपचाप खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो मैं तो इंश्योरेंस किया हुआ है, अगर आग लग भी गई तो इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाए। अगर आप ऐसा सोच के आपका इंटेंशन वेरीफाई कर लेता है इंश्योरेंस एजेंट वाला, देन आपको एक भी पैसा नहीं मिलेगा, यानी आपका मैल इंटेंशन हो जाएगा, यानी खराब इंटेंशन आप क्रिएट कर रहे हैं। मिटिगेशन लॉस कहता है कि अगर आपको पता चला कि आग लग गई है तो आप पूरा प्रयास करिएगा कि अपने सामान को हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके बचाएं। खड़ा होकर तमाशा आप नहीं देख सकते हैं, दैट इज़ मिटिगेशन। तो यही आपको है कि दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द इंश्योर्ड, इंश्योर्ड मतलब जिसने इंश्योरेंस लिया है, टू टेक रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस और डैमेज टू द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी। यानी उसका पूरा ये है कि आप जो है अपने सामान की रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं सोचेंगे बिल्कुल कि मैंने इंश्योरेंस ले लिया, अब हमें क्या मतलब,
इसको अगर लॉस हो रहा है तो होने दो, कंपनी पैसा दे ही देगी। तो इस तरह से हमारा ये जो है 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस जो है हमने आपको डील कर दिया, और आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो हम जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसका टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस और बहुत सारी बातें हम लोग इंश्योरेंस में भी हमारा बहुत बाकी रह गया है, वो हम बाद में बात करेंगे। आप लोग से भी आग्रह है कि आप ये सब चीज़ को पढ़ते रहिए और हर चीज़ को जानने का प्रयास कीजिए, और गाइडेंस क्लास में आइए, पॉजिटिवली आइए और क्वेश्चन पूछिए। थैंक यू सो मच।